हॅलो एव्हरीवन. आजच्या पहिल्याच लेक्चरमध्ये तुमच्या प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंटचा सब्जेक्ट जो आहे त्यामध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. या सेमिस्टरचा सेकंड सेमिस्टरचा आपला पहिलाच लेक्चर आहे. या पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट बघणार आहोत. इंट्रोडक्शन हा पार्ट जो आहे काही लोक त्याला निग्लेक्ट करतात, पण तसं करायचं नाहीये. जो पहिला लेक्चर असतो त्यामध्ये तुम्हाला ओव्हरऑल पूर्ण सब्जेक्ट मध्ये तुम्ही काय स्टडी करणार आहात याबद्दल आपण डिस्कशन करतो. त्यामुळे पहिला लेक्चर हा सगळ्यात महत्वाचा आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट असणार आहे. माझ्याकडे जो या सेमिस्टरला सब्जेक्ट आहे तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता, प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंटचा कोर्स तुम्ही चूज केला, BMS ला आला, बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, तर त्याचे काही प्रिन्सिपल्स तुम्हाला स्टडी करायला मिळतील या सेमिस्टरमध्ये, की ज्यामुळे काही गुड मॅनर्स, काही गुड थिंग्स तुम्हाला स्टडी कराल तर तुम्हाला इन फ्युचर तुमच्या फ्युचरमध्ये त्या गोष्टी तुम्हाला उपयोगी पडतील. हे प्रिन्सिपल्स जे आहेत ते खूप इझी आणि सिम्पल लँग्वेज मध्ये तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपला सिलेबस तसा खूप ओव्हरऑल तुम्ही जर स्टडी केला तर तुमच्या लक्षात येईल की सिलेबस तसा खूप लिमिटेड आहे. पण त्यामध्ये ज्या काही थिअरीज किंवा जे काही डिस्क्रिप्टिव्ह मॅटर दिलेलं आहे तर ते तुम्ही लक्षात घ्यायचंय. तुमच्या ज्या काही नोट्स आहेत डेली तुम्ही काढायच्या आहेत. आज माझं लेक्चर असेल फ्रायडे सॅटर्डेला, मला वाटतं आपले टाइम टेबल मध्ये 2 दिवस लेक्चर आहे. तर आपण काय करतो की एका दिवशी जर 2 लेक्चर असतील तर आपण कंबाईन एकच लेक्चर जास्त वेळाचं रेकॉर्डिंग करणार आहोत. मीटिंग संपली तर पुन्हा रिजॉईन करायचंय तुम्ही. ओके, तर ह्या सगळ्या नोटीस मी तुम्हाला मध्ये मध्ये उगाच ब्रेक आणून देणार नाहीये. तुमचं अटेंडन्स मस्ट असणार आहे. अटेंडन्स तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये जेव्हा तुम्ही मीटिंग जॉईन करता तेव्हा तुमचं नाव आणि रोल नंबर द्यायचा आहे, जे की अटेंडन्स आमच्याकडे सेव्ह असणार आहे. इंटरनलला त्याचा खूप फरक पडतो, हे लक्षात ठेवा. मी पुन्हा पुन्हा सांगेन की अटेंडन्स तुमचं सगळ्यांचं मस्ट असणार आहे. माझ्या लेक्चरलाच नाही तर सगळ्या ऑल लेक्चरला तुमचं अटेंडन्स कंपल्सरी आहे. ओके, कारण आता आपले जे काही सिस्टीम सुरू आहे, ऑनलाईन लेक्चर्स होत आहे, यामध्ये तुम्ही इंटरेस्ट दाखवल्याशिवाय आपल्याला रिझल्ट मिळणार नाहीयेत. एक वन वे कम्युनिकेशन असून चालणार नाहीये. फक्त टीचर्स त्यांचं काम करतायत आणि स्टुडंट्स आरामात घरी झोपलेले असतील तर त्याचं आउटपुट झिरो असणार आहे. आपल्याला फक्त पास व्हायचं नाहीये, तर आपण एवढे पैसे भरून आलात तर त्याचं तुम्हाला आउटकम्स मिळाले पाहिजे, तुम्हाला त्या सब्जेक्टचं नॉलेज मिळालं पाहिजे. ओके, त्यामुळे मी पुन्हा पुन्हा ही नोटीस देणार नाही. हा आपला पहिलाच लेक्चर असल्यामुळे मी तुम्हाला या नोटीस दिलेल्या आहेत. माझ्या प्रत्येक लेक्चरला सगळ्यांनीच जॉईन करावं असं मी एक्सपेक्ट करते. आणि तुमच्या काही अडचणी असतील तर 100% तुम्ही त्या शेअर करायच्या आहेत. असंच घरात बसून राहायचं नाहीये. तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, तुम्हाला एखाद दिवशी जमत नसेल तरी सुद्धा आपण चॅनलवर आपल्या ते अपलोड करतो व्हिडिओज, त्यामुळे तुम्ही तिथूनही पाहू शकता. पण अटेंडन्स हा मस्ट असेल. तुम्हाला मीटिंग जॉईन करणं हे कंपल्सरी आहे. सो इथे आपण आज प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी करताना त्यामध्ये 4 युनिट्स दिलेले आहेत. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट आहे नेचर ऑफ मॅनेजमेंट, सेकंड वन इज प्लॅनिंग अँड डिसिजन मेकिंग, थर्ड वन इज दॅट ऑर्गनायझिंग, आणि फोर्थ डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन अँड कंट्रोलिंग. म्हणजे हा बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत. तर आपण डीपली जर त्याचं स्टडी करायला गेलो तर तुमच्या लक्षात येईल की नेचर ऑफ मॅनेजमेंट यामध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली मॅनेजमेंटचं नेचर म्हणजे नक्की काय स्टडी करायचं आहे. तर यामध्ये मॅनेजमेंटची कन्सेप्ट काय आहे, मॅनेजमेंट म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे हे स्टडी करायचंय. त्याचे सिग्निफिकन्स, कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करायचे, त्याचा रोल आणि स्किल्स स्टडी करायचे आहेत. मॅनेजमेंटच्या लेवल्स आपण स्टडी करणार आहोत की मॅनेजमेंट एक्झॅक्टली कोणत्या लेवलने काम करत आहे. हायर लेवल आहे, लोअर लेवल आहे, मिडल लेवल आहे, कुठल्या लेवलला काम कशा पद्धतीने केलं जातं याचाही स्टडी इथे केला जाणार आहे. त्यानंतर आहे कन्सेप्ट, POD, SCORD. यामध्ये प्लॅनिंग पासून ते तुम्हाला लास्ट एंड तक, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, डायरेक्टिंग, अशा पद्धतीच्या छोट्या छोट्या कन्सेप्ट आहेत की जे इन ऍडव्हान्स तुम्ही काय केलेलं असतं, डिसाईड केलेलं असतं, दॅट इज कॉल्ड प्लॅनिंग. तुम्हाला माहिती आहे.
तसं इथे मॅनेजरियल ग्रेड म्हणून एक प्रकार दिलेला आहे, की नक्की हे ग्रेड म्हणजे काय आहे? याचा आपल्याला काय उपयोग करता येतो? प्रॅक्टिकली आपल्याला इम्प्लिमेंट कसं करता येतं? त्यानंतर आहे इव्होल्यूशन. मॅनेजमेंटची कन्सेप्ट स्टडी करतोय, तर ऑब्व्हियसली आपल्याला इव्होल्यूशन स्टडी करावं लागेल, की मॅनेजमेंटची सुरुवात नक्की कशी झाली? ओके. कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ एफ-डब्ल्यू टेलर म्हणजे मॅनेजमेंटचे जे काही कन्सेप्ट पुढे आलेले आहेत, तर एफ-डब्ल्यू टेलर जो आहे त्याचं कॉन्ट्रिब्युशन यामध्ये काय आहे किंवा त्याने कशा पद्धतीने ही कन्सेप्ट पुढे आणलेली आहे. हेनरी फॉल असेल किंवा कंटिन्जन्सी अप्रोच असेल, तर ह्या छोट्या-छोट्या काही थिअरीज आहेत किंवा त्यांच्या कन्सेप्ट त्यांनी मॅनेजमेंटमध्ये कशा आणल्या, तर हे सगळं आपल्याला यामध्ये स्टडी करायला मिळेल. सेकंड युनिट जो आहे तुमचा प्लॅनिंग अँड डिसिजन मेकिंग. यामध्ये काय की मीनिंग आहे. प्लॅनिंगचं मीनिंग, त्याची इम्पोर्टन्स. प्लॅनिंग विदाउट प्लॅनिंग अपन काही करू शकतो का? अगर हमने कुछ प्लान ही नहीं किया है, तो हमारा फ्यूचर किस तरह का होगा? तो अगर हमें कुछ अचीवमेंट्स लेने हैं, तो यहाँ पे नेसेसरी थिंग क्या है कि हमें प्लान करना पड़ता है, उसका इम्पोर्टेंस पता होना ज़रूरी है। प्लानिंग के लिए एलिमेंट्स कौन से यूज़ करने चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या होगी कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमारा डिसीजन क्या होगा, उसके लिमिटेशंस भी यहाँ पे बताए। अगर हम किसी चीज का प्लान तैयार करते हैं तो हर एक चीज के लिए लिमिटेशंस रहते ही है। ये जनरल लाइफ के लिए भी रूल है। आपको फ्रीडम दिया पेरेंट्स ने कि आप जो भी करोगे सही करोगे, उनका ट्रस्ट है आपके ऊपर। लिमिट्स कुछ लगाना बहुत जरूरी है। कंट्रोल में सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो ये लिमिट्स अगर नहीं रहते तो प्लान भी हमें कभी कभी क्या करते हैं, धोखा देते। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मीनिंग उसका क्या है, डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है। हम डिसीजन लेते हैं ना, बहुत बार डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। तो अगर हमें डिसीजन करेक्ट वे से अगर हम लेते हैं, तो शायद हमारे डिसीजन सही रहेंगे और हमें अचीवमेंट मिलेगी। तो बिजनेस में या जनरल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग पावर का होना बहुत जरूरी है। ओके। नेक्स्ट इज ऑर्गनायझिंग. ऑर्गनायझिंग ही जी कन्सेप्ट आहे यामध्ये स्ट्रक्चर्स दिलेले आहेत की मला कुठली गोष्ट ऑर्गनाइज करायची आहे. हम प्रोग्राम ऑर्गनाइज करते हैं ना, आप लोग देखते हो, तो प्रोग्राम को ऑर्गनाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है, कुछ राइट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको कुछ अथॉरिटी दी जाती है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरा मैनेजमेंट करते हैं और प्रोग्राम को अरेंज करते हैं। तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स है। प्लान अगर मुझे बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है कोई किसी चीज को, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, लाइन एंड स्टाफ, मैट्रिक्स, इस तरह के स्ट्रक्चर दिए ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी दिए। अगर हमें लिमिटेशंस के बारे में भी जानकारी है तो ऑब्वियसली हम प्लान अच्छा ही करेंगे, अच्छी तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो ये यहाँ पे हमें स्टडी करना है। डिपार्टमेंटेशन क्या है, किस चीज के बेस पे हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं, कुठल्याही गोष्टीचं मी डिपार्टमेंट जेव्हा कंपनीमध्ये असते, मार्केटिंग आहे, फायनान्स आहे, HR आहे, असं जर जेव्हा मी डिपार्टमेंट काय करते, डिवाइड केले जातात. त्या डिपार्टमेंटमध्ये काही अपॉइंट केले जातात एम्प्लॉई. तर हे सगळं करताना मग त्यामागे बेस कुठला असेल? कुठल्या बेसवर मी हे डिपार्टमेंटेशन केलंय? मग त्यासाठी आपल्याला डिपार्टमेंटेशन स्टडी करावं लागेल. स्पॅन ऑफ कंट्रोल काय आहे? मग त्यासाठी काही थिअरी दिलेली आहे. ग्रेकोनास थिअरी आहे. फॅक्टर्स अफेक्टिंग स्पॅन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलायझेशन, डिसेंट्रलायझेशन कन्सेप्ट काय आहे? एखादी सिस्टीम सेंट्रलाइज आहे किंवा डिसेंट्रल, तुम्ही आतापर्यंत हे वर्ड्स ऐकलेले असतील, तर मग त्या पद्धतीने आपल्याला हे स्टडी करायचं. डेलिगेशन, आता डेलिगेशन मध्ये काय काय प्रोव्हाइड केलं जातं, अथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हे एक रिलेशनशिप आहे. जसं मी तुम्हाला क्लासमध्ये सॉरी, तुम्ही क्लासमध्ये आलेलाच नाही, मी मागच्या वर्षीच्या मुलांनाही हेच सांगितलं की बऱ्याच वेळेस आपल्याला अथॉरिटी ही गोष्ट जी आहे त्याबद्दल नॉलेज असतं, पण रिस्पॉन्सिबिलिटीकडे बरेच केसेसमध्ये दुर्लक्ष केलं जातं. मेरा अगर ये राइट है कि स्टूडेंट हो तो मुझे जो भी स्टडी मटेरियल है वो मिलना चाहिए, बुक्स का मिलना जरूरी है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
एज अ स्टूडेंट जैसे आपके राइट से आपको कुछ अथॉरिटी दी जाती है, उसी तरह से आपका रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके कुछ है। कुछ लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो निभाते नहीं, लेकिन राइट्स जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन उनका रहता है। जैसे कि कंपनीज में भी बहुत बार ऐसे होता है कि आपको जो भी परफॉर्म करना है, आपकी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अगर आप कंप्लीट करते हो, तो शायद आपके प्रमोशंस होते हैं या आपको कुछ अथॉरिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके ना? तो इसका रिलेशन एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से हमें सोचना चाहिए या हमारी सोच किस तरह की होनी चाहिए। तो इसके लिए मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। इस तरह के डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करनी है। बिल्कुल सही डायरेक्शन से आपका सिलेबस बनाया गया है कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन सी चीज का नॉलेज होना जरूरी है, सेकेंड स्टेप में आप जब जाओगे सेकेंड ईयर में वहां पे कौन सा नॉलेज होना जरूरी है, और फाइनली आप जब डिग्री लेते हो तो तब आपके नॉलेज में कितनी इम्प्रूवमेंट होगी, या बाहर का जो मार्केट है वहां पे आपके इस डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आप बहुत लोग सोचते हैं कि एग्जाम तो ऑनलाइन ही होने वाले, कुछ तो हमें लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो हम इजीली आसानी से इधर उधर ढूंढ के भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो कहीं से हम चुरा नहीं सकते, वो तो हमें खुद कमाना पड़ता है। तो लेक्चर्स में अटेंडेंस देना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपको ये मैनेजमेंट क्या है समझ में आएगा। ओके, फोर्थ यूनिट है आपका डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये डायरेक्टिंग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, लीडरशिप क्या है, स्टाइल्स कौन से है लीडरशिप के। हर एक की स्टाइल अलग रहती है ना। जैसे कि कंपनी में भी जो लीडर्स लीडिंग में काम करने वाले पर्सन है, लीडर्स है, तो उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है, ये भी हमें देखना है। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। कोऑर्डिनेशन मतलब मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है। किसी भी चीज को कंट्रोल करना इतना आसान है, जैसे कि हमने टीवी का रिमोट लिया और हमने बटन दबाया तो टीवी ऑन टीवी ऑफ। इस तरह से हम पर्सन्स को भी मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं ना। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं, कुछ प्रोसेस की जाती है, जिसकी वजह से वो सिस्टम, कंपनी के सिस्टम है, बिजनेस की सिस्टम है, हमारे अंडर कंट्रोल रहती है। ओके ना? रिसेंट ट्रेंड्स, ग्रीन मैनेजमेंट के बारे में आपने सुना तो होगा शायद, कभी 12th तक आपका ये टॉपिक हुआ भी होगा कि ग्रीन मैनेजमेंट क्या है, सीएसआर क्या है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको क्या सीखना है, कौन सा स्टडी है जिसकी वजह से हमें सीएसआर समझ में आ सकता है। तो इस तरह का बिल्कुल सही और बिल्कुल सिंपल सा आपका सिलेबस है। अगर आपका कंसंट्रेशन सही रहा तो आप फर्स्ट डे ही क्या कर सकते हैं कि पूरा सिलेबस मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसकी वजह से आपको एक आइडिया मिली है कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स किस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। आप पूरे ध्यान से इसमें ये करना है, स्टडी करना है। इसका आपके बिजनेस में भी ये नॉलेज जो है वो यूजफुल है। जॉब के लिए जाओगे, कुछ गुड मैनर्स है, गुड थिंग्स है जो कि आप अपने रेगुलर लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके ना? सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है देखते हैं, मॉडल फर्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर अभी फर्स्टली हमें स्टडी करना है मीनिंग। ओके, मैनेजमेंट मतलब क्या है? What is mean by management? Management has been practiced in some form or the other since the inception of civilization. Management is an activity which is essential. Wherever there is a group of people working in an organization, people in organizations are performing various tasks, but they are all working towards the similar objectives.
and management aims at guiding their efforts towards achieving a common objective, a goal, and thus management has to see that tasks are accomplished and goal are achieved with the least amount of resources at the minimum cost. बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। हम मैनेजमेंट करते हैं मतलब क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी किस तरह की होगी, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं, सेम सिमिलर टास्क करते हैं, उनका परफॉर्मेंस जो है, जो टास्क वो करने वाले हैं, तो उसके थ्रू हमें क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। हम लोग दौड़ते हैं, आप रोज दौड़ लगाते हो घर के सामने या ग्राउंड पे, तो आपकी अचीवमेंट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपको वेट लॉस करना है, आपको मिलिट्री में भर्ती होना है, या कोई और चीज। ऐसे ही तो कोई सुबह उठ के नहीं घूमता है या भागता नहीं है, दौड़ नहीं लगा सकता। आपका कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट रहता है ना। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर, मतलब कि एक ग्रुप जब एक्टिविटी करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी करता है, तो उनका उस एक्टिविटी के पीछे एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को उन्हें अचीव करना है, इसके लिए वो ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं। अभी एफर्ट्स लेते वक्त, गोल को अचीव करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, मैंने एफर्ट्स तो बहुत लिए, लेकिन वहां पे मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या करना है, कम से कम रिसोर्सेस में और मिनिमम कॉस्ट के अंदर मुझे मैक्सिमम आउटपुट लेना है। अभी आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, अगर मेरा मैनेजमेंट सही है, मेरा प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो ही ये चीज पॉसिबल हो सकते है, बरोबर की नाही? तुमचं मॅनेजमेंट कसं आहे, तुम्ही कसा प्लॅन तयार केलेला आहे, त्यावर ते डिपेंड करतं की मिनिमम रिसोर्सेस यूज करून तुम्हाला मॅक्झिमम आउटपुट द्यायचं आहे। जसं आता मी तुम्हाला एक मागे एक्झाम्पल दिलं होतं, मला आठवत नाही की तुम्हालाच दिलं होतं की मागच्या वर्षीच्या बॅचला दिलं होतं, की जेव्हा तुम्ही किचन मध्ये एखादा मेनू तयार करताय, तर मेनू तयार करताना क्वालिटी त्यामध्ये येण्यासाठी कुठली एखादी डिश आहे समजा, जसं मी तुम्हाला मागे एक्झाम्पल सांगितलं होतं की तुम्ही बिर्याणी बनवताय, बिर्याणीची क्वालिटी बेस्ट येण्यासाठी त्यामध्ये तुम्ही कुठले इन्ग्रेडियंट्स यूज केले आणि किती प्रमाणात यूज केले, त्यावर काय आहे डिपेंड, क्वालिटी आहे। म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय की कमीत कमी इन्ग्रेडियंट्स यूज करून तो टेस्टी ती कशी बनेल बिर्याणी, तर यावर फोकस करणार आहात तुम्ही। म्हणजे इथे तुम्हाला काय करायचंय, मिनिमम रिसोर्सेस यूज करायचे, मॅक्झिमम आउटपुट द्यायचं आहे, क्वालिटी त्याची बेस्ट असली पाहिजे। मी काय केलं की मला माहिती आहेत इन्ग्रेडियंट्स, मग जेव्हा तुम्ही त्यामध्ये मसाले ऍड केले, ते इतके एक्सेसिव्ह टाकले की त्यामुळे तुमची टेस्ट बिघडली ना त्या मेनूची। म्हणजे काय झालं की तुमचं इथे कॉस्ट इन्क्रीज झाली, मॅक्झिमम तुम्ही तिथे रिसोर्सेसचा यूज केला आणि मिळणारं आउटपुट 0 होतं, कारण त्याची टेस्ट बिघडलेली आहे। म्हणजे ऑब्जेक्ट तुमचं सक्सेस झालं का? नाही, तुम्हाला समोरचा कस्टमर सॅटिस्फाय करायचा आहे। तर मॅनेजमेंटचा इथे उपयोग होतो की इन्ग्रेडियंटचं तुम्ही जे काही प्रमाण आहे, ते कशा पद्धतीने घेतलंय, किती वापरता येईल, त्यासाठी आपण YouTubeला जाऊन लगेच काय करतो, व्हिडिओज बघतो रेसिपीजच्या आणि मग ठरवतो की हे रेसिपीमध्ये कुठली गोष्ट, मसाले किती प्रमाणात आहेत, मीठ किती प्रमाणात आहे, कांदा किंवा ऑनियन किती वापरला गेला। ऑनियन वापरतात म्हणून तुम्ही अख्खे 4-5 ऑनियनच टाकले, तुमचा भात किती होणार आहे, तो तांदूळ त्यासाठी तुम्ही राईस किती यूज केला, ह्या सगळ्या गोष्टींचं एक प्रॉपर मॅनेजमेंट असतं। आणि ते मॅनेजमेंट कसं असतं की मिनिमम रिसोर्सेस यूज करून मॅक्झिमम आउटपुट घ्यायचं, लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस ऍट अ मिनिमम कॉस्ट। ओके, दॅट इज कॉल्ड मॅनेजमेंट। म्हणजे मिनिंग कळलंय तुम्हाला, कन्सेप्ट काय? मॅनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लॅनिंग, सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ, organizing, stuffing, directing, controlling the enterprise resources efficiently and effectively for accomplishing the objectives of the organization। तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसके अंदर कितनी सारी चीजें आती है, प्लानिंग करना जरूरी है। मैंने प्लान किया है कि मुझे मेन्यू तैयार करते वक्त क्या चाहिए, इतने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मुझे उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा ना सही से,
कि कौन सी चीज किस प्लेस पे मिलती है, तो वहां से मुझे उस टाइम में वो अवेलेबल करनी है। इसी तरह से कंपनी का भी है, कोई अगर प्रोडक्शन का काम कर रही है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त किसी प्रोडक्ट का, तो जो भी प्लान आपका है वो इम्प्लीमेंट करते वक्त जो भी आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, इंग्रेडिएंट्स उसके लिए चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसे क्या करना होगा, हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, उसका स्टफिंग करना होगा। अगर मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है, मुझे एम्प्लॉय अपॉइंट करना है कंपनी के लिए, तो स्टफिंग मतलब क्या है कि राइट पर्सन गोज टू द राइट जॉब। अगर किसी भी पर्सन को मैं उठा के अपनी कंपनी में जॉब दे रही हूँ जो कि एलिजिबल नहीं है, मतलब क्या है कि हर एक टास्क या हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अथोराइज पर्सन को ही दी जाती है। अथोराइज होना मतलब क्या है कि लायबल होना। अभी आपकी लायबिलिटी किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि जैसे कि आपको टीचर बनना है तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है ना, आपकी सेट नेट आप हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सेट नेट है, पीएचडी है, तो ही वो पर्सन वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ना कि मेरा रिश्तेदार है इसी वजह से मैंने वहाँ पे उसे अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में के अंदर स्टफिंग का भी होना बहुत जरूरी है। राइट पर्सन गोज टू राइट जॉब। डायरेक्टिंग का होना जरूरी है, डायरेक्शन देने के लिए कोई तो होगा ना। जैसे हमारे रियल लाइफ में हम एक आइडियल पर्सन रहता है हमारे लाइफ के अंदर, तो जो हमें गाइड करता है, फिर वो हमारे पेरेंट्स भी क्यों ना हो, पेरेंट्स भी हमें डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब एंटरप्राइज जो है, रिसोर्सेज जो है, तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसका यूज करना है रिसोर्सेज का। अदरवाइज क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिक है, बेसिक लेवल पे हम मैनेजमेंट का एक मीनिंग और कॉन्सेप्ट स्टडी किया है। अभी इसके अंदर एक मैरी पार्कर और उसने एक आपको डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन तो आपकी बाय हार्ट ही होनी चाहिए अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो। व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट, अगर कहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन आया तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट इज द आर्ट। आर्ट क्यों कहा गया? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोकांकडून काम करून घेणं ही एक कला आहे। तुम्ही कोणाला ऑर्डर दिली तर कोणी काम करतं का? ते एक स्किल आहे, लोकांकडून काम करून घेणं आहे, आणि तेच मॅनेजमेंट आहे. दॅट इज कॉल्ड मॅनेजमेंट. समजलं? इथपर्यंत आपण डेफिनेशन, मीनिंग, कन्सेप्ट पाहिलेली आहे. पुढे आपण कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करतोय की एक्झॅक्टली मॅनेजमेंट म्हणजे काय आहे. तुम्हाला इथे लक्षात येईल, मॅनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. मी आताच तुम्हाला डेफिनेशन मध्ये सांगितलं. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल टू डू ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ. मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों है एक्चुअली? कि आप लोग बोलोगे कि दूसरों से काम करवाने से तो अच्छा है कि मैडम हम खुद ही कर लेते। नहीं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि एक पर्सन की एक कैपेसिटी है, वो जो वर्क है, पूरा काम जो है एक ही पर्सन नहीं कंप्लीट कर सकता। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, बहुत सारा काम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, तो कोई एक पर्सन यहाँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता ऑल वर्क के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिटी वर्क करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। ग्रुप ऑफ पीपल्स जब है, सबको अगर हमने ऑफिसर बना दिया, सब मैनेजर बन गए, तो नीचे का काम करेगा कौन? यहाँ पे जो भी आपके हाथ के जो भी म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की जो लोअर लेवलचा कामगार आहे, एम्प्लॉई आहे, ते काम कोण करणार आहे? स्टफिंग काय करतं, राइट पर्सन गोज टू द राइट जॉब. म्हणजे तुम्ही इलिजिबल आहात, तुमचं हायर एज्युकेशन आहे, त्या लेवलच्या पोस्टला तुम्हाला अपॉइंट केलं जातं आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्या जातात. म्हणजे ग्रुप ऑफ पीपल्स जेव्हा एकत्र काम करतात तेव्हा ते एकाच पोस्टला असतात का? नाही. म्हणजेच तिथे काय की लेवल्स ठरवल्या जातात. आपण लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट पुढे बघणारच आहोत.
म्हणजे काय की इथे लोकांकडून काम करून घेणं ही जरी कला आहे आणि ती कला म्हणजेच काय आहे ते आर्ट आहे ते मॅनेजमेंट करणार आहे. मॅनेजमेंटमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी का शक्य मॅनेजमेंट का गरजेचं आहे? तर इथे तुम्हाला एक पर्सन सगळीच कामं करू शकणार नाही. इथपर्यंत समजलंय कॅरेक्टरिस्टिक. तुमचे सुद्धा काही इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टरिस्टिक असतात की नाही? तुमचं नेचर एक्सप्लेन केलेलं असतं त्यामध्ये एक प्रकारे, की तुम्ही कसे आहात. सो मॅनेजमेंट कसं आहे, त्यामध्ये काय कुठल्या गोष्टी येतात ते आपण स्टडी करतो. मॅनेजमेंट ही एक प्रोसेस आहे. मॅनेजमेंट इज अ प्रोसेस where function or activity and is an ongoing function. This cycle continues till the goals set by administration are not met. प्रोसेस म्हटलं याला. प्रोसेस कशाला म्हणतो आपण? जेवण बनवणं ही एक प्रोसेस आहे. त्याच्यासोबत ॲग्री आहात सगळेजण? हं. मग मॅनेजमेंट ही सुद्धा एक प्रोसेस है. कारण काय आहे, कि मैनेजमेंट में फंक्शंस आते हैं कुछ, एक्टिविटीज आते हैं, बराबर है ना? हम एक्टिविटी करते हैं, तो ये ऑनगोइंग फंक्शन है। ऑनगोइंग मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा तो नहीं ना कि आज का मैंने मैनेजमेंट कर दिया, कल की कुछ जरूरत नहीं है। कल कोई भी मतलब कि जो एम्प्लॉइज है कल से कोई कुछ भी काम करेगा, ऐसा तो नहीं चलता है। ये हर रोज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हर रोज के लिए ये फंक्शंस रहेंगे। सो इट इज अ ऑनगोइंग एक्टिविटी, ऑनगोइंग फंक्शंस एंड दिस सायकल कंटिन्यूअस व्हेन, म्हणजे तुम्हाला कुठपर्यंत ही सायकल कंटिन्यू ठेवणार आहात, की ऍडमिनिस्ट्रेशनने जे काही गोल्स तुमच्यासाठी सेट केलेले आहेत, जोपर्यंत ते गोल्स तुम्ही अचीव्ह करत नाही, तोपर्यंत मॅनेजमेंट हे कंटिन्युअस असणार आहे. त्यामुळे याला आपण कंटिन्युअस काय म्हणू शकतो, की ज्यामध्ये कंटिन्युटी आहे दॅट इज कॉल्ड प्रोसेस. Ongoing process. Every day you have to follow the rules, regulations. Okay. Next thing is that management is a universal activity. Universal क्यों बताया? See here, third point. Management is required not only business undertakings but also in every form of group activity. It is applicable to political, social, religious, and educational institutions, and also and management is indispensable when a collective effort is required. तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्यों बताया कि मैनेजमेंट कभी ओनली बिजनेस रिलेटेड ही नहीं होता है, ये ग्रुप एक्टिविटी ओनली बिजनेस में ही नहीं होती या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं की जाती। तो ऑल ओवर मतलब कि ऑल ओवर सेक्टर्स जो है, इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अभी हमारे यहाँ भी तो मैनेजमेंट है ना। आप अभी फर्स्ट ईयर बीएमएस के क्लास में है तो आपके लिए कौन सा मैनेजमेंट किया जाता है? आपके टाइम टेबल है, आपका एग्जाम शेड्यूल है, डेली शेड्यूल है, सब मतलब कि एव्हरीथिंग विल बी मॅनेज। मग यामध्ये तुम्हाला एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये जसं आहे, पॉलिटिकल लेवलला पण आहे, की तुमच्या ज्या काही इलेक्शन्स होतात त्यासाठी तुम्ही नागरिक शास्त्र शिकलात की नाही? हं. त्यामध्ये काय सांगितलं जातं, की दर 5 वर्षांनी काय होईल? इलेक्शन घेतले जातील. त्यामधून तुमचे लीडर्स चूज केले जातील. तर हे काही रूल्स रेग्युलेशन्स बनवले ते ॲक्टिव्हिटीज त्यामध्ये आहेत. सो इट इज मॅनेजमेंट हे एव्हरीडे करावं लागतं. ऑनगोइंग प्रोसेस आहे याशी तुम्ही ॲग्री आहात, बरोबर? मग ही एक युनिव्हर्सल ॲक्टिव्हिटी का आहे, की ऑल ओव्हर सगळ्याच फील्डमध्ये ही वापरलं जातं मॅनेजमेंट. सो इट इज कॉल्ड अ युनिव्हर्सल ॲक्टिव्हिटी. मॅनेजमेंट इज अ सायन्स ॲज वेल ॲज अन आर्ट. आता आपण मॅनेजमेंट हे आर्ट आहे हे आपण मागे स्टडी केलं मीनिंग मध्ये. पण हे सायन्स पण आहे. त्याचं कारण काय आहे? सायन्स मध्ये एक फॉर्म्युला दिलेला असतो बघा. तुम्हाला प्रूव्ह करायचं असतं. बरोबर ना? आणि मग ते प्रूव्ह करण्यासाठी तुम्ही स्टेप बाय स्टेप प्रॅक्टिकल्स करत जाता आणि फायनली तुमचं आउटपुट येतं. म्हणजे तुमचं आउटपुट काय असणार आहे हे तुम्ही स्टार्टिंगलाच डिसाईड केलेलं असतं. सेम ॲज इट इज. मैनेजमेंट क्या करता है कि पहले गोल सेट करता है, अब वो अचीव करने के लिए फिर प्रोसेस या एक्टिविटी की जाती है, ऑनगोइंग प्रोसेस की जाती है और फाइनली हमें जब अचीवमेंट मिलती है दैट मीन्स आपके
गोल्स अचीव होते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। तो साइंस में जिस तरह से प्रैक्टिकल करने के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं, वो रिजल्ट पहले से हमने सेट किए रहते हैं कि इस प्रैक्टिकल का रिजल्ट ये आना जरूरी है। उसी तरह से मैनेजमेंट की भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट भी फर्स्टली क्या करती है, उनके ऑब्जेक्ट सेट करती है, उसके बाद वो प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो इट इज कॉल्ड एज an art and also science. Okay? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। हमें मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा गया है? Because there are recognized principles of management which are being useful in practice, and it involves specialized training and is governed by ethical code arising out of its social obligations. अभी ये प्रोफेशन है, इसके अंदर ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। क्यों ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है? जिसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उस कोर्स को हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है। ट्रेनिंग लेते हैं मतलब क्या है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें रहेंगे, इथिकल मैनर्स आपको सिखाए जाएंगे, सोशल ऑब्लिगेशंस यानी कि सोसाइटी भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और उसके अंदर आपका बिहेवियर है, आप सोसाइटी के रूल्स फॉलो कर रहे हो तो शायद आप एथिकल पर्सन हो या आपका बिहेवियर सही है। हम लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग एबनॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं। एबनॉर्मल मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ जोक किया, मैं पढ़ा रही हूँ, फिर भी कुछ बच्चे अगर कुछ अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, बच्चों को आदत रहती है ना बीच में स्क्रीन पे कुछ इधर उधर कर देते हैं, या आवाज आ रही है फिर भी बोल देते हैं कि नहीं आ रही है। तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज जो है, इस तरह का बिहेवियर अगर है तो आप क्या नहीं कर रहे हो कि इथिकल कोड्स आपके पास नहीं, इथिकल मैनर्स नहीं है आपके पास। ये मैनर्स आते कहाँ से, इसके लिए भी तो ट्रेनिंग दिया जाता है। और जो ट्रेनिंग आपके एक्चुअल लाइफ में यूजफुल है, मतलब जो प्रोफेशन आपने चूज किया, आप डॉक्टर हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बताया था, अगर आप डॉक्टर हो तो ऐसा तो नहीं ना कि डॉक्टर के लिए एक कोड दिया है, ड्रेस कोड, व्हाइट कोड है उनका, तो वो व्हाइट इसमें ही आपको दिखाई देंगे। अगर कभी गलती से भी उन्होंने ब्लैक कोट पहन के वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते, तो दैट मीन्स वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सोशल रूल्स बनाए गए हैं। आपका प्रोफेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या कहता है कि इट इज अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए गए सोशल ऑब्लिगेशंस के थ्रू, और वो फॉलो करना आपको नेसेसरी है, प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। सो इट इज मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। ओके, समझते हैं इपर्यंत? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। अभी यहाँ पे बताया कि management has to deal with human behavior under vibrant circumstances. Therefore, it depends upon wide knowledge resulting from several disciplines like engineering, sociology, psychology, economics, anthropology. Multidisciplinary क्यों है? क्योंकि हर एक प्रोफेशन के लिए अलग तरह के रूल्स रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है। स्कूल का टाइम कितना है, 7:30 का है। 7:30 को जब आप एंटर होते हो स्कूल में तो पहले प्रेयर का होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी सर्विस है, हॉस्पिटल की सर्विस है, हॉस्पिटल के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस अलग है, वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस का होना बहुत जरूरी है। बराबर है ना? आप एंटर करते हो हॉस्पिटल में तो पहले से आपको ऐसा पिक्चर दिखाई देता है कि यहाँ पे बिल्कुल शांति रखनी है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बीमार पेशेंट्स वहां पे रहते हैं, उनका रूल रेगुलेशन अलग है। अगर हम टीचिंग में, टीचिंग प्रोफेशन है तो टीचिंग के रूल्स डिसिप्लिन अलग है। टीचिंग में अगर हमने ऐसा कर दिया तो नहीं चलने वाला, हमें तो बोलना ही पड़ेगा। अगर हमें आपको टीच करना है तो ऑब्वियसली टीचर्स यहाँ पे बात करेंगे, ओके ना? तो इसका डिसिप्लिन अलग है। सो मैनेजमेंट तो हर एक जगह पे किया जाता है, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी है। हर एक फील्ड के लिए अलग अलग टाइप का मैनेजमेंट किया जाएगा, अलग अलग डिसिप्लिन होगा। ओके, 7 पॉइंट है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स अगर काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट वहां पे होना जरूरी है, उनको उनके प्लान्स होंगे, उनको हर चीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट भी है, दो डिपार्टमेंट है, अगर हम आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देख रहे हो कि आपके कितने डिपार्टमेंट्स है, अभी आप एक ही बिल्डिंग में अगर लेक्चर्स होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट है, सीएस है, बीएमएस है, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स के बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो शायद कोई भी ग्रुप एक्टिविटी नहीं हो सकती एक साथ, ओके ना। अभी हमारा गैदरिंग का फंक्शन होता है तो अभी क्या होता है कि ऑल डिपार्टमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, हमारा आईटी का भी है, तो ऑल डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो ऑल बच्चे जो भी है पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ परफॉर्मेंस नहीं कर सकते ऑन स्टेज। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हमारे जो भी एक्टिविटीज है या हमारे प्लान है उसे शेयर किया जाता है। वैसे ही कंपनी का भी है या कोई भी सेक्टर हो, मैंने अभी एजुकेशनल सेक्टर का आपको एग्जांपल दिया समझने के लिए। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट किसी एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए नहीं किया जाता। समजते इथपर्यंत समजलंय? 7 पॉइंट्स मिनिमम अपेक्षित आहेत. मॅनेजमेंट हे डायनामिक आहे असंही सांगितलेलं आहे. खूप सारे जास्तीचे एक्सेसिव्ह पॉइंट्स दिलेत. आपण आपल्याला जेवढे गरजेचे आहेत तेच बघणार आहोत. सिलेबस ऍज पर सिलेबस आपण जाणार आहोत. नीड हा पार्ट दिलेला नाहीये. सिग्निफिकन्स म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण स्टडी केले. रोल आणि स्किल्स तुम्ही नोट डाऊन करत चला, ज्याच्यामुळे काय होईल की आपण नक्की काय शिकलोय, कुठपर्यंत आलो हे तुमच्या लक्षात येईल. ओके. आता मॅनेजरियल स्किल्स आपण स्टडी करणार आहोत की मॅनेजर इज ऑल्सो नोन ॲज अ लीडर अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह. सी हियर, manager is a person who undertake the responsibilities and manages various function at different level in any kind of enterprise. There are 4 skills of managers are expected to have ability of technical skills. मैनेजर अगर लीडिंग में काम करता है, लीडर है वो आपका, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, उसके पास कुछ स्किल्स का होना जरूरी है। वो एबल है या नहीं है ये कैसे हम कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप लीडर हो, मैनेजर हो, तो आपके पास ये स्किल का होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्किल आपके अंदर नहीं है तो आप मैनेजर बन ही नहीं सकते। ओके ना। So say let's see the technical skill that reflect both an understanding of an expertise is a specialized field. For example, manager may have technical skill in manufacturing, accounting, finance, costing, engineering और computer science. टेक्निकल स्किल नहीं है और आप उस डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो मैनेजर को ही नहीं पता चल रहा, ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर होगा ही नहीं। ओके ना। तो आपके अंदर टेक्निकल स्किल का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग है ह्यूमन स्किल भी जरूरी है। अभी ह्यूमन स्किल क्यों जरूरी है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ह्यूमन स्किल्स आर स्किल्स रिलेटेड with managers ability to tactfully deal with others both as a member of a group and as a leader who gets things done through other. मैनेजमेंट क्या करता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के थ्रू हम काम करवा लेते हैं, किसी ग्रुप से काम करवाते। ग्रुप कब आपका काम सुनेगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कुछ लोग कंप्लीट ही नहीं करते, लेकिन आपके मैनेजर के अंदर वो एबिलिटी या स्किल होना बहुत जरूरी है कि किस टैक्ट से हम काम कंप्लीट करवा सकते हैं। एक ग्रुप काम कर रहा है, ग्रुप के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है कि 10 दिन में आपको ये अचीवमेंट लेनी है, लेकिन ग्रुप को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास कुछ टैग्स, कुछ स्किल्स होना जरूरी है। मैंने ओनली आपको बताया कि आपको ये चीज पढ़नी है, आपको ये नोट्स कंप्लीट करने हैं, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है। मैं मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है, मेरे लेक्चर्स आपने अटेंड करने चाहिए, इसके लिए मेरे पास कौन सा स्किल है कि जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, उनका कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट पे ला सकती हूँ। तो ये एक स्किल है, ह्यूमन स्किल, ग्रुप से काम करवाना। ओके। उसके लिए टैक्स यूज किए जाते हैं। आप लोग बोलते हैं ना
कि मैं 2 मिनट में इनसे काम करवा सकता हूँ, मेरे पास आइडियाज है, मेरे पास टैक्ट है, बोलते हैं ना। तो ये एक लीडिंग वाला आपका स्किल है। नेक्स्ट है कंसेप्ट स्किल। अब इस कंसेप्ट स्किल किस चीज के रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू इमेजिन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, differentiate interrelationships among its diverse parts, and understand how the organization fits into the wider framework of the industry and community and the world. Conceptual skills coupled with technical skill, human skill, and knowledge base are important components in organization performance. अभी यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप लगाना आना चाहिए, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए। दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट को एक साथ मिला के मैंने एक थर्ड कंक्लूड निकाला है। दो फ्रेंड्स से हमेशा साथ में रहते, 2 दिन से वो एक साथ नहीं है, दो सेंटेंस है अलग अलग, दो कंसेप्ट अलग अलग है। 2 दिन से ये दोनों साथ में नहीं है, हमेशा वो एक साथ रहते हैं। कंसेप्ट का इंटर रिलेशनशिप क्या हुआ, मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये दो कंसेप्ट मिला के फाइनली मुझे क्या समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, इसकी वजह से नहीं है। जैसे कि बहुत सारे कंसेप्ट छोटे छोटे सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। तो उन पार्ट्स को मिक्स करना, उससे कंक्लूड निकालना, कंक्लूजन निकालना और उसके ऊपर डिसीजन लेना, ये कंसेप्ट स्किल है। हम बहुत बार बोलते हैं ना, पूरी स्टोरी बताए फिर भी फाइनली आपने पूछा, पूरी रामायण बताई, फाइनली आपने पूछा राम की सीता कौन थी। समझ में नहीं आया ना? म्हण आहे ती एक मराठीमध्ये की रामाची सीता कोण होती। रामायण सांगितल्यानंतर जर तुम्हाला हे कळत नसेल तर मग तुम्हाला कन्सेप्टचा मिनिंगच लावता नाही आला, कन्सेप्ट जुळवता नाही आल्या, अंडरस्टँडच नाही झाल्या। तसं आहे इथे की वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कम्युनिटीमध्ये बऱ्याचशा छोट्या छोट्या कन्सेप्ट असतात, त्यावरून आपल्याला त्याचं मिनिंग कळलं पाहिजे, अर्थ लावता आला पाहिजे। जसं मराठीत आणखी एक म्हण आहे, त म्हटलं की तपेले, बरोबर ना? ते सुद्धा लिडिंगचं स्किल आहे। लीडरला सगळं एक्सप्लेन करावं लागत नाही, त्याला एका वाक्यातही कळतं तुम्ही काय सांगताय, तुमच्या फिलिंग्स काय आहे। आपण बऱ्याचदा एखादा समोरचा बोलत असेल तर मध्येच त्याचं बोलणं तोडतो आणि मध्येच सांगतो की भावना पोहोचल्या, म्हणजे तुम्हाला जे अंडरस्टँड व्हायचं होतं, जो मेसेज त्याला द्यायचा होता, तो तुम्हाला त्याच्या 2 वाक्यातच समजलेला आहे। म्हणजे तुमच्याकडे ते स्किल आहे अंडरस्टँड करण्याचं, कन्सेप्ट स्किल आहे। ओके, डिजाइन स्किल्स। अभी डिजाइन स्किल में क्या किया जाता है? इट इज द कैपेबिलिटी to solve the problems in a ways that will profit the enterprise. Managers must be competent and skillful in solving the problems. किसी चीज को डिजाइन करना मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और जब आपके अंदर वो स्किल है, आप एज ए लीडर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो पॉसिबल है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में ले जा सकते हो। बहुत सारे पर्सन ऐसे है कि अगर कुछ प्रॉब्लेम आती है तो उससे भाग जाते, राजीनामा देतात काही लोक, मला पेलवणार नाही। कंपनीमध्ये काही अचानक प्रॉब्लेम क्रिएट झाला तर काही लोकांना डिसिजन घेता येत नाही किंवा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याचं त्यांच्याकडे स्किल असत नाही। मग अशा केसमध्ये तुम्ही लीडर म्हणून काम करण्यास एबल नाही आहात, तुमच्याकडे डिझाईन स्किल असलं पाहिजे। एक प्लॅन जर तुमचा फ्लॉप होत असेल तर ए प्लॅन फ्लॉप झाला म्हणून तुम्ही तिथे राजीनामा न देता बी प्लॅन तुमचा रेडी असला पाहिजे। जेव्हा आपण अचीवमेंट घेतो एखादी, लाईफ मध्ये सुद्धा आहे, बरीचशी मुलं अशी आहेत की फर्स्ट सेमिस्टरला मला तेवढं आउटपुट मिळालं नाही, मग सेकंड सेमिस्टरला मी कोर्सच चेंज करू का? प्रॉब्लेम्स हे येतातच, प्रत्येक फील्ड मध्ये येतात, प्रत्येक तुमच्या लाईफच्या प्रत्येक स्टेज मध्ये प्रॉब्लेम येतात, पण ते सॉल्व्ह करण्याचं स्किल तुमच्याकडे असलं पाहिजे।
त्याच्यावर सोल्युशन शोधता आलं पाहिजे, ना की तुम्ही तिथून पळवाट शोधायची आहे. लक्षात आलं? तर ते एक डिझाइन स्किल. मॅनेजरियल स्किल्स मध्ये आपण टेक्निकल स्किल पाहिलं, ह्युमन स्किल पाहिलं, कन्सेप्ट स्किल पाहिलं, डिझाइन स्किल पाहिलं. ओके. आपण आता तुम्ही इथे डिझाइन स्किल बघू शकता. डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल की डिझाइन स्किल्स मध्ये त्यांनी कशा पद्धतीने प्रॉब्लेम्स कुठे कुठे कशा पद्धतीने येतात, कसं सोडवताय. मिडल लेवलचं जे मॅनेजमेंट आहे त्यामध्ये ह्युमन स्किल्स येतात, की कशा पद्धतीने तुम्ही कॉन्सेप्ट समजून घेताय, पर्सन्स जे आहे त्यांना कसं अंडरस्टँड करताय. लोअर स्किल मध्ये येतं लोअर लेवलला टेक्निकल स्किल, की तुम्हाला जे काही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आहे ती तुम्ही कशा पद्धतीने परफॉर्मन्स देताय. ओके. तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर आहात, तुम्हाला कुठल्याच इंजिनचा प्रॉब्लेम कुठल्याच मशीनचा समजत नाही, डिफॉल्टच समजत नाही. काही अर्थ आहे का तुमच्याकडे जर टेक्निकल स्किलच नाहीये, तुम्ही फक्त पुस्तकी डिग्री घेतलेली असेल तर काही अर्थ राहणार नाहीये. सो तुम्हाला इथे ह्या गोष्टी लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. इथे तर आपण टर्म बघतोय की लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट, हाही तुमच्या सिलेबसचा एक पार्ट आहे. It refers to a line of segregation between various managerial positions in an organization. The level of management can be classified in these broad categories. अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है. तो उन्होंने टॉप में कौन सी चीज बताई है, एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करने वाले जो पर्सन है दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट. अभी मिडिल लेवल में कौन है, एग्जीक्यूटिव पर्सन. ओके. एंड थर्ड में सुपरवाइजरी पर्सन जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स दैट इज कॉल्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो हम लोग अभी वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे. आप लोग यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं. टॉप लेवल में चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. अगर आपको पूछा ना कि आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है, कौन से पर्सन है, तो आपको चेयर पर्सन का नाम तो पता रहता है, आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर है, प्रेसिडेंट्स कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है. तो मिडल लेवल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हेड को अपॉइंट किया जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड मिडल लेवल मैनेजमेंट. डिविजनल हेड्स भी रहते हैं. लोअर लेवल में आता है फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर यानी कि फोरमैन. ये पोस्ट आपने सुनी होगी कभी ना कभी. तो यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी है कि ये लोग फोरमैन क्या करता है, रिपोर्ट टू मिडल लेवल यानी कि उनके ऊपर जो मैनेजमेंट है उनको रिपोर्टिंग किया जाता है. सुपरवाइज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सुपरवाइज किया जाता है. कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज, कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशंस. तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये लोग क्या करते हैं, ये मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल को रिपोर्टिंग करते हैं. कीप एन ऑन आई ऑन फर्स्ट लाइनर मैनेजर्स, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस आल्सो. जो भी रिसोर्सेस है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. आपके पास मशीनरी है, कुछ मटेरियल है, वो क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एक्टिविटीज को डेवलप किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है इनके थ्रू, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू. ओके. तो मस्त इथे आता टॉप लेवल मॅनेजर्स काय काय करतात बघू शकतो आपण इथे. टॉप लेवल मॅनेजर्स आर answerable फॉर द ओव्हरऑल डायरेक्शन अँड ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन. म्हणजे जैसे हम देखते हैं ना कि इस चीज के लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ, हम बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है. आप फर्स्ट ईयर बीएमएस के स्टूडेंट हो, मैंने एक क्वेश्चन एक पूछा कि आपका अटेंडेंस लो क्यों है, इसके लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ. आप लोगों ने बताया क्यों नहीं हो आंसरेबल, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, इसके लिए आप टॉप लेवल में नहीं जा सकते. जो लोग आंसरेबल है जिस चीज के लिए, कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका आंसर आपके पास होना बहुत जरूरी है. तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो है वो आंसरेबल है फॉर ऑल द ओवरऑल डायरेक्शन एंड ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑपरेशन करेगी, किस टाइम में करेगी, तो ये सब चीजों के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, आपका टॉप लेवल में टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी. मेनली दे आर अकाउंटेबल फॉर फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मतलब कि टॉप लेवल के लोग ही क्या करते हैं, गोल्स को डिसाइड करते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या है, किस तरह से हमें काम करना होगा,
डिफाइनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर अकम्प्लिशिंग देम, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। यानी कि स्ट्रैटेजी भी वो लोग डिफाइन करते हैं कि मुझे अगर ये अचीवमेंट लेनी तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होना जरूरी है। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि इस साल तो मुझे डिस्टिंक्शन लेना ही है। डिस्टिंक्शन लेने के लिए फिर मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की, मैंने एवरीडे 2 to 3 आवर्स टाइम पीरियड रखा स्टडी के लिए, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि टॉप किया। तो यहाँ पे वो प्लान बनाना, उस पे अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, जो डिसीजंस आप ले रहे हैं, तो ये सब काम टॉप लेवल पे किया जाता है। टू लेवल कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, president, chairman, and managing directors, and so on. Managers at different positions are accountable for interacting with representatives. तो उनका टॉप लेवल मैनेजमेंट का रोल बताया कि लेस डाउन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये लोग ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, पॉलिसीज को डिसाइड किया जाता है, उनका रोल ये है। It issues essential instructions for preparing various departmental schedules. अगर आप किसी चीज के रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, गोल्स को अचीव करना है, तो ऑब्वियसली आपके जो डिपार्टमेंट्स आपने जो बनाए हैं, तो जो उनका कुछ शेड्यूल बनाना होता है। शेड्यूल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं उस ग्रुप के लिए, उस ग्रुप को वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो शायद प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा। तो ये भी इसेंशियल है टॉप लेवल पे। इट प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द एंटरप्राइज। सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे, सी इट प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रॅटेजी मतलब क्या आहे, युक्ती आहे, कल्पना आहे तुमची, की सपोज आपण म्हणतो की एखादा प्रॉब्लेम सॉर्टच होत नव्हता, मी एक स्ट्रॅटेजी वापरली. म्हणजे काय केलं की माझ्या क्रिएटिव्ह माइंड मधून जे काही आयडियाज मला मिळाल्या, त्यातली एक मी इम्प्लिमेंट केली आणि मला रिझल्ट्स मिळाले. पॉलिसी म्हणजे एक योजना आहे. हम पॉलिसी लेते हैं ना, पॉलिसी का मीनिंग आपको पता है। तो पॉलिसी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्राइज को सक्सेस मिल सकता है या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज इट अपॉइंट्स डिपार्टमेंटल हेड्स। अपॉइंटमेंट है नहीं है ना, मैंने पहले ही बताया स्टफिंग के अंदर राइट पर्सन गोज टू राइट रो। तो इट अपॉइंट्स डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड कौन होगा, उसके किस पर्सन को वो अपॉइंटमेंट दी जाएगी, ये भी ये टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। It controls and manages the actions of all the departments, and it is also accountable for maintaining the contact with the external environment. It provides leadership, guidance, and direction. Okay, अभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है कि यहाँ पे बताया इट कंसिस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स लाइक द प्रोडक्शन मैनेजर। मैंने बताया ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है, मिडिल लेवल पे काम करते हैं, कैरी आउट द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने पहले ही कुछ पॉलिसीज बनाए, तो उसे इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, ये काम मिडिल लेवल पे किया जाता है। दे अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी आपके नीचे भी एक ग्रुप काम करने वाला है, तो उनके साथ उन्हें भी उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करना या वो पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करना खुद पहले, और उससे जो लोअर लेवल के पर्सन से उनके लिए भी वो पॉलिसीज एक्सप्लेन करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल पे आती है। मतलब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है और लोअर का है, तो इनके बीच जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट काम कर रहा है, वो क्या करता है, दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं वो लोअर लेवल को दिए जाते हैं, लोअर लेवल का जो परफॉर्मेंस है उनका रिपोर्ट हायर लेवल तक किया जाता है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन चलता है। फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज एट द डिपार्टमेंटल लेवल, मतलब कि फॉर्म करना है फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी। पॉलिसीज तो 3-4 है, डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सी पॉलिसी सुटेबल है, ये डिसीजन लेना भी ये मिडिल लेवल का काम है। पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस,
पीरियोडिकल मतलब मैंने वीकली रिपोर्ट बना दी, मंथली रिपोर्ट बना दी, हाफ ईयरली रिपोर्ट बना दी, तो ये परफॉर्मेंस जो ग्रुप है काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उनका परफॉर्मेंस किस तरह का है, तो पीरियोडिकल रिव्यू आपको लेना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। इंटरेक्शन विद द सबऑर्डिनेट स्टाफ। अभी आप बोलोगे इंटरेक्शन की क्या जरूरत है मैडम, इंटरेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरेक्शन विद द सबऑर्डिनेट स्टाफ, इंटरेक्शन की वजह से ही आप लोग क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं स्टाफ को, और मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो विदाउट इंटरेक्शन ये पॉसिबल नहीं है। ओनली आप मैनेजर हो और आपका इंटरेक्शन नहीं सही से, अगर सामने वाला ग्रुप जो काम करने वाला है, तो वो लोग आपके ऑर्डर्स फॉलो ही नहीं कर सकते। ओके ना, तो ये यहाँ तक हम लोग आज के लिए रुकते। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी स्टडी करेंगे। ओके ना, क्योंकि एक ही दिन में अगर बहुत ज्यादा सिलेबस हुआ तो शायद आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो हम लोग आज के लिए यहाँ रुकते। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है लेक्चर के अंदर तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।